प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। आज की कहानी अब भी नहीं है देर हुई, भाग 5। दोस्तों, तारिणी और माणिक को उनके पापा एक हफ्ते में एक बार बात करने की आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि तारिणी अपने आप भी बहुत कमजोर होती जा रही थी और उसके पापा उसकी हालत देख नहीं पा रहे थे। अब कल सोनल की शादी है, आज मेहंदी और संगीत है और आज तारिणी और माणिक आपस में बात कर रहे हैं। माणिक ने तारिणी से कहा, तारिणी तुम अचानक कैसे कहाँ चली गई थी? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बस मैंने तुम्हारे घर पे फोन किया तो तुमने ये बताया कि तुम्हारे पापा को मुझसे चिढ़ है, वो नहीं चाहते हैं कि मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी देखूं या तुमसे कभी बात करूं, और तुमने फोन रख दिया। माणिक, मैं क्या करती, पापा साथ में ही खड़े थे और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे बात करूं। सोनल, तुम्हारे बुआ फूफा जी को हुआ क्या था? मुझे भी तो पता चले कि एकदम अचानक उनको ऐसा क्या हो गया। माणिक, मेरे फूफा जी को बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की आदत थी और बुआ उनके साथ हर समय रहती थी। शायद सिगरेट पीने की ही वजह से उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ, क्योंकि बुआ जी को डॉक्टर ने कहा कि उनके अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है, पर फूफा जी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से उनके बच्चे भी नहीं हुए। तो वह दोनों अकेले ही आपस में रहते थे। बुआ जी ज्यादातर समय फूफा जी के साथ रहती थी और फूफा जी लगातार सिगरेट पीते रहते थे। बुआ जी भी पैसिव स्मोकर तो बन ही गई थी। बहुत धीरे धीरे बुआ जी बहुत कमजोर होती गई, उनका दिल बहुत कमजोर हो गया, उनके फेफड़े बहुत कमजोर हो गए, उनको खांसी की प्रॉब्लम रहने लगी और इधर फूफा जी को भी समस्याएं बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आ गया था जब डॉक्टर ने बुआ जी को कहा कि वो बहुत कमजोर हो गई हैं और उनको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। घर पे बहुत ज्यादा लोग तो थे नहीं और फूफा जी खुद ही इस हालत में नहीं थे कि उनके लिए कुछ ज्यादा कर पाते, क्योंकि उन दिनों उनकी भी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। तब उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया तो पता लगा फूफा जी को फेफड़ों का कैंसर है। बस अब तो उन दोनों के जो रहे सहे होश थे वो भी जाते रहे। कुछ 3 या 4 महीने बीते होंगे, बुआ जी की डेथ हो गई और उसके थोड़े टाइम बाद ही जब फूफा जी बिल्कुल अपना दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और बुआ जी ही शायद उनकी अकेला सहारा थी, वो भी चले गए। तो पापा की छोटी बहन थी वो। दोनों का इस तरीके से एकदम जाने से पापा भी टूट गए। और तुम्हें तो पता है कि मैं अकेली ही पापा के साथ हूँ और मेरी मम्मी का भी स्वर्गवास हुए हुए बहुत समय बीत चुका है। और मेरी तरफ से जरा सी भी कोई समस्या आ जाए तो पापा तो बिल्कुल झेल ही नहीं पाते हैं। तब माणिक बोला, हाँ सोनल, मैं समझता हूँ। तो क्या उनका वक्त रहते इलाज नहीं हो पाया था? नहीं माणिक, जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। तब डॉक्टर शरण के पास गए भी थे। डॉक्टर शरण ने कहा कि अगर ये बहुत साल पहले, सालों साल पहले आ गए होते तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। मैं इनकी सिगरेट पीने की आदत छुड़वा सकता था। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि मरीज को या जो भी व्यक्ति सिगरेट पीता है उसको सिगरेट से दूर किया जा सकता है। पर ये तो ऐसे समय पर आए हैं जबकि कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं सोनल, तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्द से जल्द डॉक्टर शरण के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं जी पाता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस आदत की वजह से हमारा भविष्य खराब हो या तुम्हारे पापा को या तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका मिले। मैं जल्द से जल्द जाऊंगा। काश तुम शादी पर आ पाती, परंतु कोई बात नहीं। तब सोनल कहती है, हाँ चलो, हफ्ते में एक बार बात करने से कुछ उम्मीद तो बंधी है। कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुन पाती हूँ, नहीं तो मेरे अंदर भी जीने की इच्छा खत्म सी होती जा रही थी, क्योंकि जब तुमसे ही बात नहीं हो पा रही है तो मुझे भी जीकर करना ही क्या है। तब माणिक ने कहा, सोनल, जब तुम अचानक चली गई तो मैं तो कुछ और ही समझा था। मुझे लगा कि तुम ही खुद मुझसे मिलना नहीं चाहती या शायद तुम्हें कोई और अच्छा लगना शुरू हो गया है, तो मैं और बहुत ज्यादा टूट गया था। एक बार को तो मुझे भी लगा कि जा रही है तो जाने दो, मैं भी रह लूंगा इसके बगैर, अगर इसको कोई और अच्छा लगता है तो मेरा भी गुजारा चल जाएगा। परंतु मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह पाया। और जब आने के बाद मुझे सच्चाई पता लगी, मैंने तुम्हारी हालत देखी कि तुम स्वयं कितनी कमजोर हो गई हो, तो मुझे बहुत ही खराब लगा।
सोनल, तुम्हारे सहारे तुमसे बात करके मैं सिगरेट तो क्या, सिगरेट छोड़ने के अलावा कुछ भी छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है मानिक, ऐसा करते हैं, अभी के लिए हम फोन बंद करते हैं, क्योंकि पापा कॉल भी मॉनिटर करते हैं। वो देखते हैं कि हमारी कितनी देर बात हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वह गुस्से में आ जाए और फिर वह हमारी बात करना ही बंद करा दें। तब माणिक ने कहा, ठीक है, अब मैं भी घर जाता हूँ, घर से बहुत बार फोन भी आ चुका है, मैं जाकर देखता हूँ कि मेरे लिए क्या काम है। तब माणिक सोनल से बात खत्म करके वापस घर आता है। जब वह वापस घर आता है तो सब लोग घर में बैठ के बात कर रहे हैं, और आज शाम के रस्मों की तैयारी हो रही है और उधर कल की शादी की भी तैयारी हो रही है। माँ एकदम माणिक को घूर कर देखती है कि आज के दिन भी ये घर पे नहीं है और पता नहीं कहाँ गया हुआ था, कहाँ जाकर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था या क्या कर रहा था। परंतु पापा माँ को इशारे से चुप करा देते हैं, और पापा उसे कहते हैं, देखो आज शाम के फंक्शन के लिए तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें इन लोगों से बात करनी है, इन लोगों को संभालना है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए तो हम सब लोग आपस में आस पास में ही हैं। उस समय वहां पर अर्जुन भैया, मालविका भाभी, हार्दिक और घर के बाकी सब लोग भी बैठे थे। तो माणिक क्योंकि अर्जुन भैया और मालविका भाभी से बिल्कुल भी बात नहीं करता है, तो वह पापा से अपने काम के बारे में जल्दी से जल्दी समझ के चले जाना चाहता है। पापा भी उसकी हालत को समझ रहे थे। वह जानते थे कि माणिक मन ही मन अर्जुन को बहुत बड़ा दोषी मानता है, क्योंकि अगर अर्जुन वक्त पे मदद कर देता तो उसको मेरा सहारा बनने के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ती और आज वह दिल्ली के टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता। परंतु कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है। आज माणिक भी एक नौकरी में है और भगवान ने चाहा तो कल यह इसी नौकरी से बहुत आगे जाएगा। अब माणिक ने सब काम जब समझ लिया और वह चला गया, तो घर के बाकी लोग भी कहते हैं कि देखते हैं अब बाकी क्या क्या काम रह गए हैं। तब अर्जुन ने पापा से कहा, पापा आप इतना वहम क्यों कर रहे हैं, जो आपने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट के हिसाब से सब काम तो हो गए हैं ना। तो पापा ने कहा, हाँ हो तो गए हैं, परंतु फिर भी मन में एक बेचैनी सी है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तब अर्जुन ने कहा, पापा हम पास में ही तो है ना, अगर कोई काम अचानक याद भी आ जाएगा तब हम देखेंगे। उधर माणिक जाकर के सोच रहा है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो और वो डॉक्टर शरण से जाके मिले, क्योंकि उसको डॉक्टर शरण का ही सिर्फ सहारा है कि वही उसको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और 2 दिन के बाद में शादी खत्म होते ही वह डॉक्टर शरण के पास जाएगा। फिर 2 दिन निकल जाते हैं। मेहंदी संगीत और शादी भी आराम से रस्में सब पूरी होने के बाद आज डॉक्टर शरण के पास डॉक्टर माणिक आज डॉक्टर शरण के पास पहुंच जाता है माणिक। माणिक जब डॉक्टर शरण से मिलता है तो वह बताता है कि उसको किसने भेजा है यहाँ पे। तब डॉक्टर शरण भी बताते हैं कि उसकी बुआ और फूफा जी का सिगरेट पीने की वजह से क्या हाल हुआ था। डॉक्टर शरण माणिक को प्यार से समझाते हैं, माणिक देखो बेटा, यह जो सिगरेट पीने की आदत है, यह शुरू तो होती है दिखावे से। हम दिखावा करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमको लगता है कि क्या टशन है, हम आराम से दोस्तों में बैठकर धुआं उड़ा रहे हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरफ जाने की शुरुआत कर दी है। फिर दूसरा एक ऐसा फेज आता है जब हमें इसका शौक हो जाता है कि अब तो शौक शौक में दफ्तरों में पार्टियों में सिगरेट पीने लगते हैं। उसके बाद हमें ये मजबूरी की तरह ये हमारे पीछे लग जाती है। पहले दिखावा, फिर शौक, फिर मजबूरी, और हमारी मजबूरी बन जाती है क्योंकि ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि हमें एक के बाद एक के बाद एक सिगरेट पीते रहना पड़ता है, और ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। बहुत बहुत पक्के दिल के लोग भी, बहुत बहुत दृढ़ निश्चयी लोग भी कुछ दिन रह पाते हैं और फिर दोबारा से शुरू कर लेते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि वक्त पर तुम यहाँ आ गए। तो मजबूरी के बाद में जो इसकी अगली फेज है वो है बीमारी। इंसान के शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, फेफड़ों की बीमारियां, दिल की बीमारियां और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता, ये मनुष्य को उसके बहुत ही खराब अंत की तरफ ले जाती है, जैसा कि तुम्हारे सामने हुआ है सोनल के फूफा जी के साथ और उनकी बुआ जी, क्योंकि वो भी पैसिव स्मोकर बन चुकी थी, इसीलिए उनका भी अंत बुरा हुआ।
तो बेटा, अपने भविष्य के लिए और अपने परिवार के भविष्य के लिए तुम बहुत सही वक्त पर आ गए हो। अभी देर नहीं हुई है, तुम इस चीज को छोड़ पाओगे। मैं तुम्हें कई तरीके से काउंसलिंग भी करूंगा और तुम्हें कुछ चूसने वाली गोलियां दूंगा। जब तुम्हें सिगरेट की बहुत ज्यादा तलब होने लगे, तब तुम्हें वो गोलियों को चूसना होगा। और हाँ, हर 15 दिन में आकर मुझे पूरा अपना रिकॉर्ड बनाकर, अपनी टेबल्स बनाकर, कि तुम्हें दिन में कितनी बार सिगरेट की तलब हुई और तुमने कितनी बार सिगरेट पिया और कितनी बार तुम्हारा इस चूसने वाली गोली से काम चल गया, ये सारी डिटेल तुम्हें मुझे देनी होगी। और अभी के लिए बस तुम यहाँ आए, एक बात तुमने सही की, जिंदगी में सही कदम उठाया, और मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम्हारे आसपास भी तुम्हारी उम्र के जो लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनको आपने ये बताना है कि इसको वक्त रहते छोड़ दें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी के लिए तुम जाओ। तब मानिक बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी, और मैं यहाँ लगातार आता रहूंगा। मैं आपसे अपना इलाज पूरा करके इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 5। आप लोगों को कैसी लगी, कृपया जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या अच्छा नहीं भी लगता है, तो कृपया मुझे कमेंट में ये भी लिखें कि मैं किस तरीके से और कहानी बताऊं, किस तरीके से और कहानियां लेकर आऊं कि मैं आपके जीवन में बदलाव ला पाऊं, मैं आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें ला पाऊं, अपनी जिंदगी के तजुर्बे शेयर कर पाऊं। धन्यवाद। हम इस कहानी में आज देखते हैं